हेलो। आवाज आ रही है? हेलो पुनीत जी। सर। आवाज आ रही है? जी सर। प्रेजेंट दिख रहा है, पीपीटी? जी सर, दिख रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। जी।
सर हम 5 मिनट और वेट करते हैं ताकि जैसे ही पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते हैं। हेलो सर। सर ठीक है एम सर। ऑडिबल सर? Should we start? ओके। जी सर, तो हम 5 मिनट। मैं अभी से खत्म कर रहा हूँ। Okay. तो सर हम 5 मिनट में शुरू करते हैं जो आज का हमारा सेशन है, ताकि मोर पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें। मोहन सर, आई गेस वी शुड स्टार्ट। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो पार्टिसिपेशन भी आता रहेगा, राइट सर? ओके ओके। जी सर, तो विल स्टार्ट सर। मेरे सारे दर्शकों का मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा परिचय मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत छबिल है। मैं एनसी आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो। हाँ, सर क्या मैं अब ऑडिबल हूँ सर? हाँ जी, हाँ, अभी ऑडिबल। जी सर। सर मैं चाहूंगा कि आप अपना स्लाइड एक बार फिर से शेयर करें सर। मैं सारे दर्शकों का सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा हम टेक्निकल एरर के कारण जो है आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे अभी तक, लेकिन मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले फिर से एक बार सभी का स्वागत, और मोहनलाल सर का भी स्वागत है। आज का जो हमारा वेबिनार है एनसीडीएक्स और सेबी के जॉइंट वेंचर से, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट है उसके प्रति आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है वो मिस्टर मोहनलाल सरोज सर है, जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस संस्था में। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपने सारे दर्शकों को आज के वेबिनार के बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा। दो तीन जो चीज़ें हैं, आज का जो हमारा वेबिनार है वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा, जहाँ पर आप देख और सुन दोनों पाएंगे। यदि आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप अपने आप को वेबिनार के अंत में अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम पुनीत छबिले है, मैं बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट हूँ एनसीडीएक्स में। एनसीडीएक्स जो है वो कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जहां पर हम एग्री कमोडिटीज में वन ऑफ द मेजर एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया है। कमोडिटीज जो है वो हमारे जीवन से काफी ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। हम अ, जो भी चीज खाते हैं, जैसे हम तेल खाते हैं तो हम सोयाबीन का तेल खाते हैं, या फिर ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं, तो ये सारी कमोडिटीज ही हैं। तो हम इनहेरेंटली जो है कमोडिटीज के साथ बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, हम उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इसके बाहर का जो वातावरण है, जिसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है, आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो कोई भी हो, एंड यूजर हो, प्रोड्यूसर हो, ट्रेडर हो, या फिर वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन में वैल्यू इंक्रीमेंट करने वाला कोई भी स्टेक होल्डर हो, उसे डेरिवेटिव मार्केट का जो है इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और जो प्राइजेस की डिस्कवरी है रियल टर्म्स में, उन मायने में जो है डेरिवेटिव्स मार्केट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मोहनलाल सर का स्वागत करना चाहूँगा, और उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आज हमारे साथ जितने भी जुड़े पार्टिसिपेंट्स हैं और आगे जो जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा सा गाइड करें कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या नेटिग्रिटीज होती है, और एक इंट्रोडक्शन के स्वरूप में हमें थोड़ा इसके के बारे में एजुकेट करें। मोहन सर प्लीज। थैंक यू पुनीत for this nice introduction and a nice introduction about commodities market. Good afternoon to all of you. I welcome to all. ये जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा एकदम जनरल नेचर होगा। अगर आपको कोई रूल्स रेगुलेशन या सर्कुलर को रेफर करना है तो आप या तो सीख प्रोफेशनल एडवाइस किसी से लें, या हमारे वेबसाइट पे रेगुलेशन एक्ट सर्कुलर सब जाके रेफर करें। जैसा पुनीत ने बताया कि कमोडिटी मार्केट में एग्री और नॉन एग्री की ट्रेडिंग होती है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जैसे चना, सोयाबीन, ये सब आते हैं, राइस, व्हीट। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में
एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ये सब आती हैं। अक्रॉस द कमोडिटी एक्सचेंजेस एग्रीकल्चर कमोडिटीज या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी दोनों की ट्रेडिंग होती है। उसको हम बाद में बताएंगे किस सेक्शन में किस चीज़ की ट्रेडिंग होती है। हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरह से रहेगा। पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, कमोडिटीज मार्केट क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेबी ने रिसेंटली क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस कमोडिटीज मार्केट को डेवलप करने के लिए, और अंत में हम डिस्कस करेंगे क्या डूज एंड डोंट्स हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट या सेफ्टी के लिए इसमें क्या क्या हम प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या हम प्रिकॉशन का पालन करेंगे। इंडिया में मोस्टली मेजरली 4 रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स: सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए। सेबी इक्विटी एंड कमोडिटी रिस्क मार्केट रेगुलेट करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट करता है, और आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, और पीएफआरडीए पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे सेबी सेबी और भी कमोडिटी रिस्क मार्केट कैसे रेगुलेट करती है, इसकी प्रोसेस क्या है, कमोडिटी रिस्क मार्केट के बेनिफिट्स क्या है, आपसे डिस्कस करेंगे। सेबी से पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी रेगुलेट करते थे। 2015 में जब एफएमसी का मर्जर सेबी में हुआ, उसके बाद से सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं। सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सेबी आते हैं, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सेबी का जो गठन हुआ था 1992 में हुआ था 1992 में एज ए रेगुलेटर ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी के 3 मैंडेट है: टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहाँ पर एक्चुअली वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल। बायर को जो प्राइस चाहिए, जिस प्राइस पे चाहिए कमोडिटी, और सेलर को जिस प्राइस पे बेचनी है, इन दोनों को जो प्राइस मिलती है तो एक रियल प्राइस की डिस्कवरी होती है। उसके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है एक आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप फिजिकल मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आप बायर सेलर से आके बायर सामान खरीदते हैं, सेलर उनके पैसे उनको मिलता है, पैसा मिलता है। उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज आपको वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ बायर सेलर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद जब ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ऑब्लिगेशन के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में सारा उनका ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ पर सेटलमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी मार्केट होता क्या है। इक्विटी, जिस तरह से इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो अंडरलाइंग होता है वो शेयर्स होते हैं, उसी तरह कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अंडरलाइंग गुड्स होते हैं। जैसे गुड्स में कुछ भी हो सकता है, एग्री नॉन एग्री। जैसे एग्री में चना, पैडी, सोयाबीन, कॉटन, इस तरह से हो सकते हैं एग्री में। नॉन एग्री में एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, ये सब हो सकते हैं। तो जो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है अंडरलाइंग गुड से। इसको कहते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। वो जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होती है वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में एक्सचेंज में उसकी ट्रेडिंग होती है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 91 कमोडिटीज को, गुड्स को अलाउ किया है कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फुलफिल करते हैं कमोडिटी, वही उसी की ट्रेडिंग इसमें होती है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में। इसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। अभी तक सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में 41 कमोडिटी ट्रेडिंग होती है।
across all five stock exchanges. Five stock exchanges: NSE, BSE, NCDX, MCX, ICX. कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा विथ प्रॉपर केवाईसी। और केवाईसी करते समय आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस मार्केट में ट्रेड करने से, इसमें वोलेटिलिटी कैसे हैम्पर करती है, क्या क्या इसमें प्रिकॉशन लेनी है, सब उसमें लिखा होता है। ब्रोक किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके ट्रेडिंग से पहले उसके साथ मार्जिन, जो भी रिक्वायर्ड मार्जिन होती है हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में कितना रिक्वायर्ड मार्जिन है वो डिपॉजिट करना होता है ब्रोकर के पास। फंड के आवागमन के लिए, फंड के ट्रांसफर्स के लिए आपको एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और रिपोजिटरी के साथ एक ENWR इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो रिपोजिटरी आपके गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक में मैनेज करती हैं। अभी हमारे पास दो रिपोजिटरीज हैं, NERL, CCRL, जहाँ पे आपको रिपोजिटरी अकाउंट खोलना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग इन कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटीज। कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि फाइनेंस सेटलमेंट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। लास्ट 3 दिन के जो, जैसे सपोज आज एक्सपायरी डे है कमोडिटी का, तो लास्ट आज का प्राइस जो फाइनेंस सेटलमेंट प्राइस होता है, सपोज अगर आज एक्सपायरी डे है तो आज का प्राइस इसके 2 दिन के पहले के प्राइस का जो एवरेज होता है उसी को कहते हैं फाइनेंस सेटलमेंट प्राइस। मार्क टू मार्केट मार्जिन, 2 दिन के क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, अगर वो प्राइस निगेटिव में जाता है तो उनको बायर को M2M मार्जिन देनी पड़ती है, और अगर ऊपर जाता है सेलर को मार्जिन देनी पड़ती है। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। ऑफसेट, अगर आपने कोई पोजीशन ले रखा है मार्केट में, अगर आपने बाई पोजीशन लिया है तो उसके उसके आइडेंटिकल अगर आपने पोजीशन ले ली है मार्केट में अपोजिट पोजीशन, तो उसको कहते हैं ऑफसेट करना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो भी आपने पोजीशन ले रखी थी, और उसका अपोजिट आपने परचेज और सेल कर दिया ऑफ एन आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहते हैं ऑफसेट। स्टेगर्ड डिलीवरी, it is the period beginning few working days prior to expiry of the contract and ending with expiry, during which sellers and buyers having open position may submit an intention to give take delivery. मिनिमम ड्यूरेशन अभी इसका 5 दिन है। स्टेगर्ड डिलीवरी वो पीरियड होती है क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आपको फिजिकली डिलीवरी लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फिजिकल डिलीवरी फाइनल एक्सपायरी से मिनिमम 5 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लंबा इसमें प्रोसेस होता है। इसको कहते हैं स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड। कमोडिटी इंडेक्स, a commodity index is an index of prices of constituent commodity future contracts। जिस तरह से सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनी के शेयर्स होते हैं, निफ्टी में 50 कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसी तरह कमोडिटी इंडेक्स होता है जिसमें अंडरलाइन जो होते हैं वो कमोडिटी फ्यूचर्स होते हैं। जैसे NCDX में एग्रीडेक्स है जिसमें 10 कम्युनिटीज के 10 कम्युनिटी के जो प्राइस होते हैं उसका एक इंडेक्स बनता है, जिसको हम एग्रीडेक्स कहते हैं, जहाँ पे आपको एक उस पर्टिकुलर 10 कम्युनिटीज का बास्केट होता है, उसका फुल एक्सपोजर आप वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे NCDS में गुआरेक्स है, गुआरेक्स में गुआर कम्प्लेक्स होते हैं, उन पे आप एक्सपोजर, कंबाइन एक्सपोजर ले सकते हैं।
स्वैडेक्स मैं में। थोड़ा यहाँ पर ग्वारेक्स के बारे में, सॉरी सर, आपको थोड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कमोडिटी इंडेक्स है। तो बेसिकली सर, जो ग्वारेक्स की जो सर बात कर रहे हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये जो ग्वार सीड और गम का एक कंबाइन इंडेक्स है। ये एक इंडेक्स, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये है कि ये कैश सेटल्ड है। तो ऐसे कोई वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं जो केवल वैल्यू एडिशन में बिलीव रखते हैं, तो उनके लिए जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके सेबी ने भी परमिशन दी है इंडेक्स की, तो ग्वार उसमें से एक कमोडिटी है जिसमें ये इंडेक्स एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो इसकी विशेषताएं ये हैं कि ये कैश सेटल्ड है, मार्जिन कम है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इस इट इसमें जो है गम और सीड का जो रेशो है वो 7 मीट्रिक टन और 3 मीट्रिक टन रिस्पेक्टिवली, 7 मीट्रिक टन सीड और 3 मीट्रिक टन गम, कुछ इस प्रकार से है। फॉर रिटेल क्लाइंट्स हु आर ट्राइंग टू इंडल्ज इन कमोडिटीज, जो अपना इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज में देखना चाहते हैं, अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ग्वार कॉम्प्लेक्स को एज ए इंडेक्स वो ट्रैक करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। उसी तरह स्वैडेक्स है, जैसा उन्होंने बताया, उसी तरह स्वैडेक्स है जहाँ पे सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल फ्यूचर्स पे कंबाइंड आप एक्सपोजर ले सकते हैं, और ये इंडेक्स जो है उन्होंने से कैश सेटल्ड है। जैसा उन्होंने बताया कि जो कमोडिटी इंडाइसेस होती हैं ये कैश सेटल होती हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो डिलीवरी लॉजिक होती है और नॉर्मली फिजिकली सेटल्ड है, कंपल्सरी जिसमें डिलीवरी कंपल्सरी है, लेकिन कुछ है जैसे अभी इंडेक्स में, कमोडिटी इंडेक्स में, नेचुरल गैस में, इन सब में कैश सेटल्ड डिलीवरी होती है, लेकिन नॉर्मली कंपल्सरी डिलीवरी आपको लेनी है, देनी पड़ती है। अभी हम बात करेंगे कमोडिटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या है। जैसा इक्विटी डेरिवेटिव्स काफ़ी मेच्योर मार्केट है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट अभी नेशनल स्टेज में अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट के जो अंडरलाइंग होते हैं वो शेयर्स होते हैं, लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो अंडरलाइंग होती है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होते हैं। जैसे जिस कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जिसका है, जैसे चना का है तो उसका अंडरलाइंग चना होगा, व्हीट का, गेहूं का, मतलब गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका अंडरलाइंग गेहूं होगा, इस तरह से। जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो अंडरलाइंग मार्केट है ये काफ़ी ओपेक है। जैसे भी कितनी पैदावार होनी है, किस किस प्रोड्यूस किसका प्रोडक्शन कितना होगा, ये पता नहीं होता पहले से, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रोमोटर के पास कितने हैं, शेयर होल्डर के पास कितने हैं, इस सबको पता होता है, सबको मतलब पब्लिकली अवेलेबल होता है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं कमोडिटीज मार्केट में काफ़ी वर्साटाइल है, मतलब बहुत सारे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, एफपीओज होते हैं, हेजर्स, कई बार गवर्नमेंट एजेंसी भी इसमें भाग लेती हैं, जैसे नेफेड एंड एफएससीआई। अभी हमने अलाउ किया है एआईएफ्स को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स को, पीएमएस को, एलिजिबल फॉर एंटिटीज को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हाउएवर इन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट आप देखेंगे सिर्फ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जो सेटलमेंट प्रोसेस है फिजिकली हैंडल गुड्स के द्वारा होता है, इसमें आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी या देनी पड़ती है। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको डीमैट सेटलमेंट हो जाता है, जिस तरह से हम बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं उसी तरह से इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन से डीमैट सेटलमेंट हो जाता है। जैसा पुनीत ने बताया कि जो कमोडिटी मार्केट में जो अंडरलाइन गुड्स होते हैं इसको आम आदमी कंज्यूम करता है, इसलिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनका प्राइस बढ़ता है तो इसमें काफ़ी लोगों को इससे इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्राइस सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। इक्विटी मार्केट की अगर प्राइस बढ़ता है घटता है तो इसमें ज़्यादा इसमें ह्यू कराई नहीं होती है। अभी हम बात करेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट जो ट्रेडिंग होती है कितने स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। हमारे पास भी 5 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एनसीडीएक्स है जहाँ पर नॉर्मली एवरी कमोडिटी ट्रेडिंग होती है,
MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटी होती है, लेकिन दोनों में ही अगर NCDX इसमें नॉन एग्री की भी होती है और MCX में एग्री की भी ट्रेडिंग होती है। BSE, ICX एंड NSE। MCX में एल्युमिनियम, कॉपर, कॉटन, इन सब की ट्रेडिंग होती है। NCDX में बाजरा, बार्ली, कैस्टर सीड, कोरिएंडर, ग्वार गम, ग्वार सीड, गुड़, इन सब की ट्रेडिंग होती है। BSE में अभी गोल्ड सिल्वर के अलावा इसमें एलमंड, कॉपर, टर्मरिक, इन सब की ट्रेडिंग इसमें होती है। ICX में कार्डामम, कैस्टर सीड, ग्वार गम, ग्वार सीड की ट्रेडिंग होती है। एंड NSE में ब्रेंट क्रूड ऑयल, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग होती है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में ट्रेड करना है तो एक्सचेंज में आप जाके प्रोडक्ट डिटेल्स में जा देख सकते हैं कि इसकी ट्रेडिंग कहाँ पे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज, ये आपको फैसिलिटेट करते हैं कमोडिटीज में ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोजर लेते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद उसको क्लियरिंग सेटलमेंट करते हैं। रिपोजिटरी आपके जो गुड्स होते हैं जो आप वेयर हाउस में जमा करते हैं, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है वो रिपोजिटरी कहते हैं। अभी हमारे पास NAL, CCL 2 रिपोजिटरीज हैं। जैसा है कि कमोडिटीज मार्केट में आपको गुड्स फिजिकली हैंडल करना पड़ता है, फिजिकली डिलीवर करना पड़ता है, डिलीवरी लेनी पड़ती है। इसमें वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आप पर्टिकुलर कमोडिटी को आप स्टोर कर सकें, जो ताकि उसकी जो क्वालिटी है इंटैक्ट रहे। और ये वेयर हाउसेज जो होते हैं, ये वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं WDRA से, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। जिस तरह से भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट या कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है, उसी तरह WDRA वेयर हाउस सर्विसेज को रेगुलेट करता है। क्वालिटी एसेस एंड टेस्टिंग लैब्स, वेयर हाउस में जमा करने से पहले किसी भी कमोडिटी की एसेइंग होती है। एसेइंग के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें टेस्टिंग लैब की भी जरूरत पड़ती है। प्राइस पोलिंग एजेंसीज, स्टॉक एक्सचेंज इनको हायर करते हैं जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के जो अराउंड मंडीज हैं, उनके अगल बगल जो मंडियां वहाँ पे उनके प्राइस को पोल करके और स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे इनको कम्युनिकेट करते हैं, जहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस दोनों की आपको जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। उसके बेसिस पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई एक इंडिविजुअल किसान है तो वो कमोडिटी मार्केट में उसकी इतनी पैदावार नहीं होती, इतना प्रोडक्शन नहीं होता जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सके, या उसको उतनी जानकारी नहीं होती, तो बहुत सारे किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिनको कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो बहुत सारे फार्मर्स के बिहाफ पे जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल उसका फायदा लेते हैं, अपने प्रोड्यूस की को बार्गेन करके उसका अच्छा दाम लेते हैं और कमोडिटीज मार्केट में पोजीशन लेके अब जो उनका प्रोड्यूस है उनका अच्छा दाम उनको मिले, इसलिए FPO के बना के कंपनी बना के वो कमोडिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कमोडिटीज मार्केट बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर कोई सेलर है और बायर, इन दोनों को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करनी है तो जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सबके पास होती है। उस बेसिस पे वो एक डिसीजन लेते हैं कितने में हमें बेचना है या हमें कितने में खरीदना है। अगर बायर को जिस प्राइस पे चाहता है उस प्राइस पे उसको अगर सामान मिलता है, या सेलर जिस पे बेचना चाहता है उस पे अगर उसको बिक जाता है या बेच देता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल, तो
इसको कहते हैं कि एक रियल प्राइस डिस्कवरी होती है, जहाँ पे बायर जितने में चाहे खरीद सकता है, सेलर जितने में चाहे बेच सकता है। और इसमें कमोडिटीज मार्केट में नॉर्मली ये हेजिंग के लिए होती है। अगर आपने फिजिकल मार्केट में किसी भी कमोडिटी में एक्सपोजर ले रखा है, आपको पता है कि इसका दाम बढ़ने वाला है या दाम घटने वाला है, तो आप कमोडिटी मार्केट में उसका काउंटर पोजीशन लेके अपने रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्राइस रिस्क मिटिगेशन, एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। सपोज आपने अपना एक्सचेंज में पोजीशन ले लिया किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में, अगर किसी काउंटर पार्टी ने या बायर या सेलर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसकी गारंटी तो होता है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्स बायर्स टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। अगर आपने कमोडिटी खरीदी है तो आपको कमोडिटी मिलेगी, और सेल किया तो आपको फंड मिलेगा। इसकी गारंटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देता है, इसलिए इसमें काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क का कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। इसमें आपको आपका सेटलमेंट प्रॉपर प्रोसीजर्स होगा और जरूर होगा। एक्सेस टू ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, कमोडिटीज मार्केट चाहे छोटे पार्टिसिपेंट चाहे बड़े पार्टिसिपेंट हो, सबके लिए एक्सेसिबल है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। आपको किस टाइप का प्रोडक्ट डिलीवर करना है या किस टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलना है, ये सब पहले से ही डिसाइड होता है। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कमोडिटी को अपने एक्सचेंज में लॉन्च करने से पहले, ट्रेडिंग से पहले, उसका एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि किस तरह की डिलीवरी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो किसी भी कमोडिटी ट्रेडिंग करने से पहले उसका एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन होता है जो स्टैंडर्डाइज होता है, जिसमें डिलीवरी लॉट, ट्रेडिंग लॉट, कितना उसमें ह्यूमिडिटी होगी, कितना उसमें फॉरेन मेटल्स होंगे, सब इसमें लिखा होता है। तो किसी भी कमोडिटी में उसका सेटलमेंट कैसे होगा, उसमें मार्जिन कितनी होगी, उसमें फाइनेंस सेटलमेंट के प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जो आपको किसी भी कमोडिटी ट्रेडिंग करने से पहले उसको आपको रेफर करना चाहिए, ताकि आपको जानकारी रहे कि किस तरह की कमोडिटी आपको। इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज एक गुड डिलीवरी इंश्योर करता है कमोडिटीज मार्केट में। ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है कमोडिटी डिलीवरी एक्सचेंजेस का, ये सारी इन्फॉर्मेशन सबके उपलब्ध होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ पर नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होता है। किस कमोडिटी में ट्रेडिंग हो रही है, कितने उसकी मार्केट डेप्थ है, कितना उसके वेयर हाउस में कमोडिटी अवेलेबल है, सबको सब पता होता है। मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी हिडन नहीं होती है। प्राइस डिस्कवरी का हमने एक एग्जांपल दिया है कि ये कैसे हेल्प करती है। किसान अपने खेत में बैठे बैठे मोबाइल से, उसके मोबाइल स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इससे रियल प्राइस डिस्कवरी होती है, इससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। अगर आपने सोइंग के टाइम, कोई किसान अगर सोइंग के टाइम अपने प्राइस को लॉक कर देते हैं, तो अपना पूरा एफर्ट सिर्फ उसके प्रोडक्शन में लगाते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम जो प्राइस गिरता है उससे उनको चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने प्राइस लॉक कर दिया फ्यूचर्स मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि सारे कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है। इसके लिए कमोडिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे इनमें लार्ज डिमांड एंड सप्लाई होनी चाहिए। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स मिलके या कोई एक इंडिविजुअल मिलकर इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, और इसके प्राइस उस उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस है वो वोलेटाइल होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उसकी सप्लाई पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से प्राइस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर कमोडिटी का स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडेशन बना सके, और ये उस कमोडिटी की सेल्फ लाइफ होनी चाहिए और स्टोरेबल होना चाहिए। ये सब
क्वालिटीज होती हैं तभी कमोडिटीज मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया जाता है। क्वांटिटी स्पेस में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इसमें होती है, कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे बेसिस सेंटर उसका क्या होगा, उसकी ट्रेडिंग यूनिट, डिलीवरी यूनिट क्या होगी, टिक साइज क्या होगा, कई बार एडजस्टेंट डिलीवरी सेंटर भी होते हैं, सो क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सब उसमें दिया होता है। जो आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें कि आपको किस टाइप की कमोडिटी से डील करना है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट पार्ट कैसे डिसाइड होगा, उसमें मार्जिन क्या क्या रिक्वायरमेंट, मार्जिन क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें कितनी परसेंट आपको देनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ कमोडिटी प्रोडक्ट्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शंस करने दो ही होते हैं इसमें। ऑप्शन में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिलीवरी, आपने अगर पोजीशन ले लिया है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक राइट मिलता है, अगर राइट टू बाई को कहते हैं कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल कहते हैं पुट ऑप्शन, बट इसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज के टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फायदेमंद नहीं है तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक प्रीमियम फॉलो करना पड़ेगा। जैसा है कि वेयर हाउसिंग, फिजिकल डिलीवरी इन्वेंटरी फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफाइड अदरवाइज। वेयर हाउसेस क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो आपने गुड्स उसमें जमा किए हैं उसकी जो प्रॉपर रख रखाव हो, उसकी जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रहे, और ताकि आप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में गुड डिलीवरी दे सकें। जैसे मैंने बताया कि वेयर हाउसेस जो होते हैं ये WIS रजिस्टर्ड होते हैं, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एज पर द सेबी गाइडलाइंस उनको WSS को इम्पैनल करते हैं। वेयर हाउसेस के कुछ एक गाइडलाइंस है जो सेबी ने दिए हुए हैं, वो सब उसमें मैंडेटरी होते हैं रिक्वायरमेंट्स, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसी के बेसिस पे WSC को पैनल इम्पैनल करते हैं, और WSC WIS से रजिस्टर्ड होते हैं। डिपॉजिटिंग गुड्स इन वेयर हाउस, एक चित्र दिया हुआ है इसमें, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वेयर हाउस में अपने गुड्स को डिपॉजिट करते हैं। अगर सेलर को डिलीवरी देनी है तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन वो गुड्स को एग्रीगेट करेगा और स्पेस बुक करेगा वेयर हाउस में, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू वेयर हाउस में जाएंगे। वेयर हाउस में डिपॉजिट करने से पहले उनकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, अगर क्वालिटी टेस्टिंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है तब गुड्स जमा हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट जनरेट होगी जिसको कहते हैं ENWR, और उसको CC को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद वो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब 2015 में जब FMC मर्ज हुआ सेबी में, तब से सेबी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सेबी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स अलाउ किया था एज अंडरलाइन, इम्प्लीमेंटेड सेम रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट इक्विटी डेरिवेटिव्स थे वही हमें कमोडिटी रिस्क भी अलाउ किया हुआ है। वेयर हाउसिंग नॉर्म्स हमने बनाए एग्रीकल्चर कमोडिटीज डेरिवेटिव्स के लिए, नॉन एग्री के लिए भी। इंटीग्रेशन ऑफ कमोडिटी एंड इक्विटी ब्रोकिंग एक्टिविटीज, पहले इक्विटी के अगर ब्रोकिंग करनी है तो अलग रजिस्ट्रेशन रहना पड़ता था, कमोडिटी ब्रोकिंग करनी है तो अलग रजिस्ट्रेशन रहना पड़ता था, लेकिन अभी एक रजिस्ट्रेशन लेके आप दोनों एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फ्यूचर्स ऑन कमोडिटी इंडाइसेस, जैसे एग्रीडेक्स और MCX में MCX बुलियन इंडेक्स, MCX बेस मेटल इंडेक्स, MCX एनर्जी इंडेक्स, ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया है, परमिट किया है। हमने ऑप्शंस इन गुड्स परमिट किया है। पहले ऑप्शंस ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स था, उसके बाद हमने ऑप्शंस इन गुड्स डायरेक्टली स्पॉट मार्केट में आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टेगर्ड डिलीवरी भी हमने 5 मिनिमम वर्किंग डेज किया। जैसे हमने डिस्कस पहले किया कि हमने
इस मार्केट को डेप्थ को बढ़ाने के लिए, इसमें वॉलेटिलिटी लाने के लिए, लिक्विडिटी लाने ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने म्यूचुअल फंड्स को, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट बढ़ाया, जैसे म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेट भी करने लगे हैं, कैटेगरी सी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेडिंग लॉट एंड डेली लॉट को हमने अलाइन किया। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पार्ट। अगर किसी ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक फंड मैनेज करते हैं जो कहते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो जो भी एलिजिबल क्लेम्स होंगे, लेजिटिमेट क्लेम्स होगा किसी भी क्लाइंट का, वो यहाँ से मिलेगा। इसको स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। कुछ एक इन्वेस्टर सर्विस फंड होता है। इन्वेस्टर्स के जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उस सेंटर पर जाके वो इन्वेस्टर्स जो कैसे कंप्लेन करना है, कहाँ पे अप्रोच करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आईजीआरपी भी कंडक्ट होती है, वहाँ पे आर्बिट्रेशन, एपिटल आर्बिट्रेशन वहाँ पे होती है। उसका जो जिसको द्वारा मैनेज किया जाता है उसको कहते हैं इन्वेस्टर सर्विस फंड। और हर इन्वेस्टर सर्विस सेंटर पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अगर कोई भी आपका ग्रीवेंस है, कोई भी कंप्लेन करनी है, तो पहले आप अप्रोच कीजिए इंटरमीडिएट या स्टॉक एक्सचेंज से। अगर आप वहाँ सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, जहाँ पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है इसको .gov.in पे, जिस पे आपको रजिस्टर करना है। उसमें कुछ सारे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। अगर आप रजिस्टर कर देते हैं तो आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। लॉगिन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिलता है, जिससे आप उस कंप्लेन को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। अब हम कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। ट्रेड ओनली थ्रू सेबी रजिस्टर्ड मेंबर। जो ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होता है उसकी लिस्ट जो होती है, उसका डिटेल्स उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे होता है और हमारे वेबसाइट पे भी होता है सेबी के, जहाँ पे आप जाकर उसका नाम और रजिस्ट्रेशन वहाँ से ले सकते हैं और उसकी जेन्युइनिटी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके थ्रू ही ट्रेड करना है जो सेबी रजिस्टर्ड हो। जब आप केवाईसी करते हैं तो आप एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट मिलता है। इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने से में जो भी रिस्क है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं क्या क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है। मार्केट में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सब उसमें दिया होता है। ऑलवेज बी कंप्लायंट विद केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी करते समय जो भी आप इंफॉर्मेशन है और प्रॉपर दीजिए, जो भी एप्लीकेबल है उसको स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। ऑलवेज कोट योर यूनिक क्लाइंट कोड। अगर आप केवाईसी करते हैं किसी ब्रोकर के साथ, आपको यूनिक क्लाइंट कोड मिलता है, तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस में उसको आप कोड कीजिएगा, आपको क्लाइंट यूनिक क्लाइंट कोड क्या है। इंसिस्ट ब्रोकर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट कोड। कोई भी आप, जैसे अगर आप मार्केट में सामान खरीदते हैं तो आप एक बिल लेते हैं, उसी तरह अगर आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हैं तो हर उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है जिसमें सारा डिटेल्स होता है। आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, उसमें कितना जीएसटी लगा, कितना ब्रोकर चार्ज लगा, कितना सेबी ट्रांजेक्शन फीस लगी, कितना सेबी टर्न फीस, जितना स्टॉक एक्सचेंज टर्न फीस लगी, सब उसमें दिया होता है। ब्रोकरेज कितना उसमें लगता है वो भी उसमें दिया होता है। आजकल स्टॉक एक्सचेंज एक लिंक प्रोवाइड करते हैं अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग का वेरिफिकेशन भी करते हैं इसकी जीनियस क्या है, तो आपने जो ट्रेड किया वही है कि कुछ कम या ज़्यादा है। इसमें डोंट्स है। डोंट गेट carried away by allowing advertisement, rumors, hot tips and any promise of assured returns। बहुत सारे मार्केट में ऐसे होते हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बहुत सारे बड़े प्रॉफिट की बात करते हैं, उसमें उनके चक्कर में आप मत आइए, अपने विवेक से डिसीजन लीजिए और इसमें ट्रेड कीजिए। डोंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अनसाइंड। आपकी जो लिमिट है उसके बियॉन्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। डोंट टेक मोर एक्सपोजर। अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी शेयर मत कीजिए। एक्सेस ब्रोकर में ब्रोकरेज मत पे कीजिए, जो आपका केवाईसी में लिखा हुआ उतना ही ब्रोकरेज आप पे कीजिए। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हमेशा अपडेट करते रहिए ब्रोकर के साथ। कोई भी अकाउंट पे करना है, अकाउंट पे चेक देना है या ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है, तो उस ब्रोकर के नाम से उसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, किसी भी दूसरे अथराइज पर्सन या रिलेशनशिप मैनेजर के नाम से नहीं करना है। इंसिस्ट ऑन पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ब्रोकर। रिक्वायर्ड मार्जिन आपको देनी है। कीप अवे फ्रॉम डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग आप मत कीजिए। कोई भी ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रूट कीजिए, डब्बा ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर कोई किसी भी एक्ट, रेगुलेशन, से भी ऑर्डर, प्रेस रिलीज, सब बारे में आपको जानकारी चाहिए तो www.sebi.gb.in आप देख सकते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट है इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पर आपके जो भी इंफॉर्मेशन है कि इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए सब वहाँ पर उपलब्ध है, investor.sebi.gb.in पे। हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800222755, जहाँ पे आप वर्किंग आवर में वहाँ पे फ़ोन करके आप उनसे कोई भी डाउट या जानकारी ले सकते हैं। फिर भी आपको डाउट हो तो ask@sebi.gb.in पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू। सुमित सर जी। जी सर बताएं। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर। जी सर। तो हालांकि आज आज के हमारे सेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, बट जितने भी जुड़ पाए हैं आई होप कि जितना भी आपने समझाने का यहाँ पर कोशिश किया है हमारे सारे दर्शकों को, तो उन्हें इस पूरे कार्यक्रम का लाभ हुआ होगा। उन्होंने जो टाइम, अमूल्य टाइम हमें दिया है, उसका उन्होंने सदुपयोग किया होगा इस पूरे वेबिनार में, और थोड़ा सा कम्युनिटी डेरिवेटिव्स का ज्ञान लेकर। सारे दर्शकों से थोड़ा सा निवेदन है मेरा, एनसीडीएक्स और सेबी आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नए नए टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वेबिनार के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने का काम जारी रखे हुए है और हमेशा से रखे रहेगा। आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप फेसबुक, इंस्टा, आपके जो लिंक्डइन है, सोशल मीडिया चैनल, या आप हमारे एनसीडीएक्स के वेबसाइट पर भी जाकर जो है इन सारे कार्यक्रमों का ब्यौरा ले सकते हैं, जहां पर इसके रिकॉर्डेड जो जो मोड है वो भी अवेलेबल है, और अपकमिंग इवेंट्स का कैलेंडर भी वहाँ पे अपलोडेड है। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी कमोडिटी से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड या ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव में जानकारी चाहिए, तो आप ask@ncdx के ऊपर हमें मेल करके लिख सकते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी एनसीडीएस की वेबसाइट पर है, तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सारे दर्शकों का धन्यवाद देता हूं कि वो आए, आज के हमारे वेबिनार में हमारा साथ दिया। मैं विशेष रूप से मोहनलाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इतना अच्छा प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया। मेरे ख्याल से सर, जो भी आपने चीज़ें कही हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है करंट डायनामिक्स में, जहाँ पर कमोडिटीज़ जो है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन रिलेशन है, अलाइंड है।
तो अगर हमारे साथ इतनी अलाइंड है यहाँ, जैसे जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो कॉटन से थ्रेड्स बनते हैं। सो किसी ना किसी माध्यम से हम जो है वो कमोडिटीज के साथ अटैच है। तो इनका जो ट्रेड पर्सपेक्टिव होता है या फिर इनके प्राइजेस का मूवमेंट वो काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ पर भी इफेक्ट होता है। तो सारे दर्शकों से इतना ही निवेदन है कि इस डेरिवेटिव्स मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले, आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसी के लिए आप जो ये हमारे वेबिनार चलते हैं इन्हें अपने क्लोज ग्रुप में भी सर्कुलर करते रहें, ताकि अन्य लोग भी इसकी जानकारी ले पाए। तो एक बार फिर से सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू। विल म्यूट। Thank you so much. Thank you.